हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 2 को। हिस्ट्री के चैप्टर 2 के जितने सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और अगर आप चैप्टर 1 का अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो दोस्तों जाकर के देख लेना है अच्छी तरीके से। और आप अगर पीडीएफ से नहीं समझ पाएंगे तो पूरा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना। आज हम लोग पूरे चैप्टर को बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। और आपका चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर देख लीजिए, क्या है कि मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, ये चैप्टर 2 है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं हमसे जो है कोई क्वेरी करने के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हुआ है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यानी महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव टाइप और ये एमसीक्यू को भी पढ़ने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा और आप पूरी तरीके से इस चैप्टर को आज समझ जाएंगे अगर आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो आता है आपका, ठीक है, किताब में, क्योंकि ये प्रश्न आपको बार बार पूछे जा रहे हैं, काफी वीवीआई है, तो अच्छी तरीके से देख लेते हैं। मौर्य वंश किस वंश को खत्म कर अपना वंश और साम्राज्य तैयार किया? ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यानी मौर्य वंश से पहले कौन सी वंश चल रही थी? तो नंद वंश चल रही थी। ठीक है, तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। ठीक है, और नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? धनानंद थे। चलिए नोट करते जाइए। तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर हरा कर जो है यानी उस अपने सत्ता से बेदखल कर यानी धनानंद को मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? वो 321 में की थी। ठीक है, चलिए, लगभग ये 150 साल तक ये वंश चली थी। कौन वंश? मौर्य वंश। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए मौर्य वंश और धनानंद, यानी धनानंद जो थे ये नंद वंश की आखिरी शासक थे। तो इसके बीच जो लड़ाई हुई थी वो क्यों हुई थी? क्योंकि लड़ाई देख लेते हैं क्यों हुई थी। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुकी है। धनानंद चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य को बहुत ज़्यादा अपमान किए थे। यानी चाणक्य जो थे, यानी चाणक्य बहुत सिंपल आदमी, बहुत बढ़िया आदमी था। यानी वो क्या था कि वो जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री को चलाने के लिए अगर जो है आईएएस होते हैं और आईपीएस होते हैं, यानी उनको सजेशन देने के लिए, तो उसी तरीके से चाणक्य भी हुआ करता था। ठीक है, चाणक्य भी उसी तरह से आईपीएस और यानी बड़े बड़े जो है नेताओं को वो चला रहे थे कि इस तरह किया जाए, इस तरह किया जाए, देश को अच्छी तरीके से चलाने के लिए ये किया जाए। तो सेम जो है चाणक्य भी थे। ठीक है, चाणक्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसीलिए उसको क्या गया था, यानी जब ये धनानंद के दरबार में चाणक्य जो गए थे तो चाणक्य को यानी काफ़ी अपमान किए थे और अपने दरबार से उसको निकाल दिया गया था कि भागो यहाँ से, तुम हमको सजेशन करने के लिए आओगे, हम तुम्हारा बात को नहीं मानेंगे। तो उसको भगा दिया था। और उसको यानी जब भगा दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये बात पता चली, तो उसका बदला लेने के लिए यानी चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी जो स्थापना किए थे अपना साम्राज्य का, तो यानी उसका राजा कौन था? वहाँ का राजा पहले कौन था? तो नंद वंश का था, धनानंद था। ठीक है, चलिए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर में है ये आपको बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है और समझना भी जरूरी है आपको। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी सभ्यता आई? हड़प्पा सभ्यता में जो कौन सी यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद जो कौन सी सभ्यता आई थी? तो वैदिक सभ्यता आई थी। ठीक है, यानी एक सभ्यता थी वैदिक सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वैदिक सभ्यता क्या है देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया है? ठीक है, यानी वैदिक सभ्यता को यानी वैदिक सभ्यता जो कहा गया तो क्यों कहा गया था? तो देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस सभ्यता में वेदों की स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी जो बड़े ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, आयुर्वेद है, ये सारे वेदों की स्थापना हुई थी। यानी इसीलिए इसको यानी वैदिक सभ्यता कहा गया था। ठीक है, और ये आर्यों ने बसाया गया था, आर्यों के द्वारा। ठीक है,
एक कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या था? आर्यों का आक्रमण, यानी आर्यों कहा जाता है कि आर्यों ने आक्रमण करके आर्यों ने वहां पर जो है बम गिराया गया था, इसलिए ध्वस्त कर दिया गया था हड़प्पा सभ्यता को। तो ये कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो आर्य ने बसाए थे, इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण यानी आर्यों का आक्रमण को भी कारण बताया गया है। आर्य लोग जो मध्य एशिया से हड़प्पा आए थे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक जो स्टार पॉइंट है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के लोग छोटे छोटे धंधे करके अपना जीवन यापन करते थे। जिस तरह हड़प्पा सभ्यता यानी वो नगरीकरण वाला था, इसी तरह यहाँ पर वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं वैदिक सभ्यता का दौर कब से कब तक रहा था। वैदिक सभ्यता का दौर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा था। इस सभ्यता में आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इस समय ऋग्वेद को लिखा गया था, इसीलिए यह वैदिक सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था, एक ऋग्वैदिक काल, उसका एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो यानी उत्तर वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल कब से कब तक रहा था, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के 1000 पूर्व तक। उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व तक ये उत्तर वैदिक काल रहा था, ठीक है। चलिए आप लोग इसको भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में। चलिए अब देख लेते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल में क्या क्या पाया गया था और क्या क्या जो है किससे जो है मौर्य काल की पता चली थी। यहाँ पर देखिए मौर्य काल, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, यानी सबसे पहले जो 1830 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और उसके बारे में इन्हें समझकर अर्थ निकाला था। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी वीवीआई क्वेश्चन मिल जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का। यानी जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले यानी अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और उसका अर्थ निकाला था, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को अपना भाषा में समझकर उसका अर्थ निकाला था, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने। ज़्यादातर सिक्के अभिलेख इन्हीं लिपियों में लिखा था। कौन लिपि में? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में, ठीक है। ज़्यादातर अभिलेख और सिक्के में पियदस्सी लिखा था। पियदस्सी मतलब होता था यानी उसका अर्थ क्या होता देख लीजिए, मनोहर मुख आकृति वाला राजा, ठीक है। मनोहर यानी मुख आकृति वाला राजा, यानी पियदस्ती मतलब जो है प्रिय राजा को कहा जाता था, पियदस्ती, ठीक है। कुछ अभिलेख में अशोक का नाम भी लिखा था, क्योंकि यह ग्रंथों में भी अशोक का नाम मिलता है, जिसमें अशोक को महान मानते हैं। तो अशोक को महान तब से मानते हैं जो लिपियों में लिखा था अशोक के बारे में, ग्रंथों में बुक में लिखा हुआ था, इसलिए अशोक को महान माना जाता है और अशोक ने महान वाली काम भी की थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अभिलेख क्या होता था। तो देखिए अभिलेख क्या होता था यहाँ पर देख लेते हैं अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं अभिलेख क्या होता था, ठीक है। अभिलेख जो होता था यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं तो फिर आपको सर्च करना है BBPHELP हेल्प जो है गूगल में सर्च करेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जाकर के इस पीडीएफ को देख सकते हैं। अभिलेख क्या होता था यहाँ पर देख लीजिए, पत्थर धातु तथा मिट्टी के बर्तन में खोद कर लिखा हुआ चीज़ को अभिलेख कहा जाता है। यानी पहले के ज़माने में क्या करता था, यानी किसी चीज़ को पहचानने के लिए, किसी चीज़ को डेट लिखने के लिए, किसी चीज़ की पहचान करने के लिए, जिसमें वो लिखा जाता था कि ये अब से अब तक बनाया हुआ है, कब का बनाया हुआ है, तो उसी में क्या करते थे कि अभिलेख लिखा करते थे, ठीक है। कोई चीज़ के बारे में लिखना हो तो उस चीज़ के बारे में भी लेख लिखा करते थे, ठीक है। ये लेख अभिलेख जो लिखते थे ये यानी गांव के सभी आदमी यानी जो मेन आदमी होते थे उनको बुलाकर लिखा जाता था, ताकि पता चले, सभी को गवाह पता चले कि ये चीज़ जो लिखा गया था ये सभी के मौजूदगी में लिखा गया था और इसका सामान वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अभिलेख उसी को कहते थे, ठीक है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए अभिलेख में क्या क्या लिखते थे, कौन क्या लिखते थे। अभिलेख में ज़्यादातर जो राजाओं द्वारा किए गए काम को ही अभिलेख में लिखे जाते थे। जैसे आम आदमी कोई काम करते थे तो उन लोग इतना अभिलेख के बारे में जानते नहीं थे, तो क्या करते थे कि जो राजाओं के द्वारा काम किए जाते थे, जैसे कि मंदिर निर्माण, सड़क निर्माण, महल निर्माण, इमारत का बनाना, सिक्का बनाना, धार्मिक संस्थानों में दिए गए दान को, उसको यानी लिखे जाते थे। यानी किस में लिखे जाते थे, यानी
अभिलेख उसी चीज़ के बारे में लिखे जाते थे। किसके बारे में? देखिए, मंदिर निर्माण है, महल निर्माण, सड़क निर्माण, सिक्का है, धार्मिक संस्थाओं में दिए गए दान, ये सारी बातों को लिखे जाते थे यानी अभिलेख में, ताकि पता चले कि कितना रुपया किसको दिया गया है, कितना सिक्का दिया गया, क्या कब का बनाया हुआ है, ये चीज़ ये पता करने के लिए अभिलेख लिखते थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यानी कुछ अभिलेख जो अभी तक पाया गया है उसमें तारीख लिखा हुआ था कि ये घर कब का बना हुआ है, ये चीज़ जो कब की बनी हुई है, तो ये सारी चीज़ यानी डेट जो जिसमें लिखा हुआ था, तो वैज्ञानिक को काफ़ी आसान हुआ था उसको समझने में, उस चीज़ के बारे में पता लगाने में कि ये कब का बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृत भाषा में ज़्यादातर जो अभिलेख पाए गए तो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, जो आम लोगों की भाषा में थी। ठीक है, आम लोग जो है उसको समझ रहे थे। तो उसके बाद जो यानी अभिलेख मिली तो तमिल भाषा में मिली, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये सारे अभिलेख मिले थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं जनपद क्या होता है। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनपद यानी जनपद जो जहाँ लोग रहा करते थे उसको ही जनपद कहा जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर जनपद जो है दो शब्द मिलकर यानी जन और ये पद, ठीक है, जहाँ लोग रहते थे तो उसको जनपद कहा जाता था। ये सिंपल सी भाषा में आप लोग को नोट कर लेना, लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जनपद एक छोटा क्षेत्र हुआ करता था। एक क्षेत्र जिस तरह से हम लोग गाँव में रहते हैं एक छोटा छोटा राज्य में, तो उसको जनपद कहा जाता था। ठीक है, जैसे अभी हम लोग राज्य में रहते किसी राज्य में, उसी राज्य को अगर जहाँ अगर बहुत ज़्यादा आदमी हो जाएगा और वहाँ पर थोड़ा सा जो है ज़्यादा विकसित हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, राज्य को ऐसा जो है राजधानी बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह अब जनपद से हम लोग आते हैं महाजनपद में। महाजनपद क्या होता था? तो महाजनपद जो होता था यानी जनपद ही विकसित होकर बड़ा क्षेत्र में तब्दील यानी बदल जाना, यानी पहले के अपेक्षा यानी एक जनपद की अपेक्षा क्या हुआ कि एक ही राज्य में इतना चीज़ विकसित हो गया कि अब लोग यहाँ तहाँ रहने लगे, यानी बहुत बड़ा हो गया जनपद। तो इसी जनपद को मिलाकर एक महाजनपद बना दिया गया। ठीक है, महाजनपद में जो है यानी महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, जिस तरीके से अभी हम लोग पटना बिहार में रहते तो बिहार का राजधानी पटना है, उसी तरह यानी महाजनपद हुआ करता था। तो राजधानी में क्या होते, अभी क्या होते हैं यानी जो यानी सीएम होते हैं वो रहते हैं राजधानी में। उसी तरह यहाँ पर एक राजधानी हुआ करता था जो राजा लोग रहते थे, राजा के जो सेवक थे और यानी जो महाजन पद को चलाते थे वो लोग रहते थे। तो यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहता था। यहाँ पर क्या करता था कि चारों तरफ से दीवार लगा दिया जाता था ताकि जो सुरक्षित रहे और वहाँ के लोग बहुत बेहतरीन से रहे। ठीक है, और यही महाजन पद की जो राजधानी होती थी यही पूरे महाजन पद को चलाते थे, जिस तरीके से अभी हम लोग के राज्य में देश में चलाया करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग समझ में आ गया होगा। और महाजन पद में क्या करते थे, सेना रखे जाते थे, नौकरशाह रखे जाते थे ताकि महाजन पद में कुछ भी ना हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। हमारे किताब में 16 महाजन पद की बात की गई है। ठीक है, हमारी किताब में जो अभी दिया हुआ है 16 महाजन पद और 16 महाजन पद ही हुए हैं हमारे किताब के हिसाब से। ठीक है, 16 महाजन पद में कुछ महाजन पद को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है और हमको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये सारे जो है महाजन पद काफ़ी शक्तिशाली और जो है महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी वीवीआई अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए मगध है, गंधार है, कौशल है, कुरु है और पंचाल और अवंती, ये सारे जो है यानी काफ़ी जो है शक्तिशाली थे, जिसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और डेवलपमेंट कौन था? मगध था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख लिए 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन? मगध है। चलिए अब देख लेते हैं आगे यहाँ पर क्या है। सभी महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद जैसे हमें बताया अभी कि मगध हुआ करता था, यानी क्योंकि मगध जो काफ़ी विकसित था और विकसित के साथ साथ शक्तिशाली भी था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं मौर्य साम्राज्य की पूरी जानकारी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी पूरे तरीके से कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो देखिए मौर्य साम्राज्य की जानकारी बौद्ध जैन ग्रंथ यानी जो किताब थे अर्थशास्त्र, इंडिका और पुराण
उसके बाद मुद्राध्यक्ष, उसके ब्राह्मण ग्रंथ, प्राचीन स्तूप, प्राचीन भवन, स्तूप, गुफाएं, अभिलेख और अशोक के अभिलेख, मूर्तिकला आदि से मिलती है। ये सभी चीज़ों से यानी मौर्य साम्राज्य की जो है यानी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ये सारे चीज़ के बारे में इन सारे बुक को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के जो जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था यानी 5 प्रांतों में बटा हुआ था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में एक देश नहीं था। अगर अभी जो आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि भारत अभी एक ही देश है, उस समय क्या था, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ये यानी सारा यानी ये जो आता था ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए यानी 5 प्रांत यानी 5 राज्य, जिसे हम लोग अभी राज्य बोलते हैं, तो उसी तरह 5 राज्य में बटा हुआ था। ठीक है, 5 राज्य में, और पांचों राज्य को चलाने के लिए एक राज्य में 30 यानी समिति होती थी। ठीक है, 30 समिति में 5 करके जो है एक समिति में 5 करके काम दिया जाता था। ठीक है, 5 काम, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, किसी को दिया जाता था आय यानी टैक्स के लिए, किसी को यानी प्रशासन चलाने के लिए, किसी को यानी जो है कहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं वो सारे चीज़ को देख रेख करने के लिए यानी एक राज्य को यानी एक प्रांत को चलाते थे 30 समिति, और 30 समिति में बहुत सारे व्यक्ति होते थे। ठीक है, उसमें से किसी को प्रधान बना दिया जाता था, जिसमें प्रधान के आपको ये करना है बस कि आपको जो है स्वास्थ्य केंद्र को चलाना है, आपको क्या करना है कि आपको आयकर इन टैक्स को चलाना है, आपको जो है लोगों को किस तरीके से क्या क्या ज़रूरत है उसको देना है। इन सारे चीज़ जो सेम तरीके से अभी जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से उस समय भी चलती थी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज अच्छी तरीके से समझ लिए हैं और पढ़ भी लिए हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका पीडीएफ यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको मिलेगी, वहाँ का लिंक मैं दे दूँगा, और आपको सर्च करना है www.bbphelp.com सर्च करेंगे तो आपको ये पीडीएफ सारा पीडीएफ जितना सारा पीडीएफ अभी तक जो है मैं बनाया हूँ सारा मिल जाएगा। क्या लिखेंगे www. एक बार मैं अच्छी तरीके से लिख दे रहा हूँ www.bbphelp, ये BBP हेल्प लिखेंगे आपको गूगल में तो आपको जाकर के मिल जाएगा सारा पीडीएफ। ठीक है, चलिए आज का वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगला किस विषय का वीडियो होना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।